बाजार में उम्मीदों की रैली जारी। सेंसेक्स निफ्टी पहुंचे फिर नए शिखर पर। बाजार में क्या नए बुल रन की शुरुआत हो गई है, इस बारे में बात करेंगे हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा, मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई और कोटक इक्विटीज के संजीव प्रसाद से आगे। गोवा में माइनिंग करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 20 महीने बाद खनन पर लगी पाबंदी हटाई, लेकिन सालाना 2 करोड़ टन आयरन ओर के माइनिंग को ही मंजूरी। रिजर्व बैंक ने कहा कॉर्पोरेट्स के बैंक खोलने को लेकर सतर्क, लेकिन उनके खिलाफ नहीं। पेमेंट बैंक और छोटे बैंक खोलने के लिए भी नचिकेत मोर कमेटी के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार जारी। सुब्रत राय की जमानत के लिए सहारा ने फिर दिया सुप्रीम कोर्ट को नया प्रस्ताव। 3 दिन में 3000 करोड़ और 30 मई तक 5000 करोड़ जमा कराने के लिए तैयार। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को बड़ी राहत। पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू। अधिकारी को तय समय में पास करनी होगी फाइल। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना। एक भी को नहीं छोड़ूंगा। He is an accused in 3 murders and he is leading the campaign of the BJP in Uttar Pradesh. यूपी में बोले मोदी, सत्ता में आया तो दागियों से संसद को कराऊंगा खाली। कांग्रेस बोली पहले 3 हत्याओं के आरोपी अमित शाह को तो रोके गुजरात के सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़ें इससे पहले कुछ और खबरें। टीसीएस ने जापान में अपने पैर और मजबूत किए। कंपनी की जापान सब्सिडियरी और मित्सुबिशी में हुआ विलय। नई कंपनी में टीसीएस की 51% हिस्सेदारी। ये सिंबॉलिक चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, तो न मैं अपने लिए पसंद करूं न किसी और के लिए। टोपी विवाद मामले में मोदी के बचाव में उतरे मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना मदनी। कहा, जब मैं नहीं लगाता तिलक तो मोदी क्यों पहने टोपी। बोले, उन नेताओं से बचे जो टोपी पहनकर लोगों को पहनाते हैं टोपी। और सैमसंग गैलेक्सी S5 को टक्कर देने के लिए एचटीसी ने उतारा अपना स्मार्टफोन HTC One M8, कीमत 50,000 रुपए। मोदी सरकार की उम्मीद में बाजार फुल स्पीड में है। बाजार का हौसला इस कदर बुलंद है कि हर दिन ये तेजी के नए शिखर छू रहा है। आज निफ्टी ने पहली बार 6800 का स्तर भी पार कर दिया। बाजार के आज के कारोबार और उसकी तेजी की वजह से के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और हमारे सहयोगी हेमंत घाई। पहले चलते हैं हेमंत के पास। हेमंत, जिस तरह की शानदार रैली दिखी है, आखिर इसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर दरअसल इलेक्शन का है। मोदी रैली कहते हैं इसको बाजार में। और आप देखिए, अगर ये शायद इलेक्शंस ना होते तो इस तरह की तेजी भी नहीं होती। ज्यादातर लोग अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं 16 मई के लिए, और 16 मई को काउंटिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा सरकार किसकी बनती है। लेकिन जिस तरह से वोटर टर्नआउट बढ़ा है, उससे यही लगता है कि लोग दरअसल एनडीए को वोट दे रहे हैं। बीजेपी लेड सरकार आ सकती है सामने निकलकर, और इसीलिए दरअसल पैसा भी भारतीय बाजारों में तेजी से आता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए, इस सीरीज में भी करीब 4100 करोड़ रुपए तक के एफआईआईज निवेश हो चुके हैं। पिछले हफ्ते 2-3 दिन जरूर ये निवेश धीमे हुए थे, घटे थे, लेकिन वापस से देखिए लौटते हुए नजर आए हैं एफआईआईज के कैश मार्केट में निवेश। आज भी देखिए करीब 212 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने खरीदारी करी है। इसके अलावा क्योंकि एक्सपायरी बुधवार को है और ये एक छोटी सीरीज थी, तो जो भी शॉर्ट पोजीशंस हैं वो लोग दरअसल रोल ओवर नहीं करना चाहते। अप्रैल की सीरीज बुधवार को होने वाली है, बृहस्पतिवार को बंबई में वोटिंग होगी, और इसीलिए आप देखिए जो भी थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी वो स्क्वायर ऑफ होती हुई नजर आ रही हैं। 2 दिन बाद एक्सपायरी होने वाली है। और अर्निंग सीजन भी ज़्यादातर यही देखा जाता है कि फर्स्ट हाफ की जो अर्निंग सीजन होती है, पहले 15 दिन के जो नतीजे आते हैं वो दरअसल काफ़ी अच्छे होते हैं। आईटी कंपनियों ने आउटलुक अच्छा दिया है आगे का। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे वीकेंड पर काफ़ी अच्छे आए हैं। अब इस पूरे हफ्ते दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग कंपनियों के नतीजे हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट जैसी बात नहीं है, और इसीलिए देखिए बुल्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं और तेजी के ऊपर तेजी बनती जा रही है भारतीय बाजार में। जी
अनिल जी, आज बाजार में भी जबरदस्त रैली दिखाई दी, कैसे हुआ बाजार में कारोबार और कहां दिखा आपको सबसे ज्यादा एक्शन आज? आज खुलते ही बाजार ने 6800 का लेवल निफ्टी पर फिर से छुआ और दिन के दूसरे हाफ में जिस तरह की तेजी हुई फिर से रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज अपने उच्चतम स्तर छुए और अब तक की सबसे ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी पर 6800 के पार की पहली बार देखने को मिली। तो काफी खरीदारी होती दिखी, चौतरफा खरीदारी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए, लीडरशिप देते हुए नजर आए। वहां पर ज्यादा बेहतर मजबूती थी। यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद दुगुनी से ज्यादा नजर आई कमजोर शेयरों के मुकाबले में और वॉल्यूम्स भारी भरकम एक्सपायरी के हफ्ते में। पीएसयू बैंक्स ने लीड करने का काम किया आज की तेजी को। एसबीआई के नेतृत्व में ये सारे शेयर काफी तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखे। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी काफी शानदार खरीदारी लौटती दिखी। एक्सिस, आईसीआईसीआई जैसे शेयर काफी मजबूत थे, लेकिन मिड कैप बैंक्स परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए और उनमें स्टार परफॉर्मर था यस बैंक। कैपिटल गुड शेयरों में भी अगर आप देखें तो एल&टी, भेल जैसे दिग्गजों में आज फिर से अच्छी खरीदारी लौटती दिखी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी आज उछाल बड़ा आता दिखा। एचपीवीपी जैसे शेयर काफी मजबूती के साथ बंद हुए। छोटे शेयरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में फिर से खरीदारी लौटती दिखी। श्रीराम, ईपीसी, आईवीआर सेल जैसे शेयरों में आज 8 से 10% तक का उछाल आया। मेटल शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है जिसमें गोवा से माइनिंग बैन पार्टली उन्होंने हटाया है, उसके बाद सेसा स्टरलाइट, कल्याणी स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर बड़ी तेजी दिखाते हुए नजर आए। ऑटो शेयरों में भी काफी खरीदारी लौटती दिखी। महिंद्रा, मारुति काफी मजबूती के साथ बंद हुए। अशोक लेलैंड में 5% से ज्यादा का उछाल आया। मिड कैप फार्मा शेयरों में खबरों के दम पर बड़ा एक्शन दिखा। शासन फार्मा, यहां पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए बोर्ड बैठक हो रही है इस हफ्ते, उसके बाद स्टॉक में बड़ी तेजी बनती दिखी 20% की। और आप बायोकॉन में देखिए कई पॉजिटिव खबरों की र्यूमर्स चल रही है, किसी तरह की कोई बड़ी कंपनी यहाँ स्टेक खरीद सकती है। इसके बाद स्टॉक में 10% की तेजी हुई। नेटको फार्मा के लिए भी कुछ पॉजिटिव खबरें यूएस से आती दिखी विवादों से लेकर, उसके बाद स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखी। लेकिन रेलवे स्टॉक्स आज स्टार परफॉर्मर कहे जा सकते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो रेलवे में मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, इस खबरों का बड़ा असर इन स्टॉक्स पर पड़ता हुआ देखा। 10 से 15% का उछाल इन सारे शेयरों में नजर आया। जी शुक्रिया इस सारी डिटेल्स के लिए। और निफ्टी 6800 के पार कारोबार कर रहा है, लेकिन जानकारों को बाजार में 10 से 15% की तेजी अब भी दिख रही है। जानकारों के मुताबिक एनडीए को 260 सीटें और मिली तो बाजार में 20% की शानदार रैली देखने को मिलेगी। I think that May will be big. As I said, 10-15% is considered big in a month, but it's not still anything which should after that also feel that people should feel that it is missed. Because if you look at the 96 to 99 or 97 to 99, or you look at 3, 4, 5, 6, these things don't work for 1 year or 1 month. I would think that the mood of the market is still positive, and this will probably continue for, I guess, another 2-3 weeks till that time the election results come out, and then depending on election results, people will recalibrate the respect to the market. So as of now, I think the positive mood which is there, which is anticipating a stable government and continuation of reforms post the formation of a લોંગ ટર્મ માટે આઈ થિંક એક્વિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જાળવી રાખવું, લોંગ ટર્મમાં રિટર્ન સારા મળશે. શોર્ટ ટર્મમાં શું થશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે આજે બજારમાં એક બહુ જ તેજીનો માહોલ છે અને આપણે જોઈ ચૂક્યા છે પાસ્ટમાં કે જ્યારે પણ આવો માહોલ આવે ત્યારે રિસ્ક વધી જાય, એટલે શોર્ટ ટર્મ રિસ્ક આઈ થિંક વધી ગયા છે. એક્વિટીઝમાં એક વર્ષના ધ્યાનમાં આપણે તમે છેલ્લા 20 વર્ષમાં જોશો એક્વિટીના એન્યુઅલ રિટર્ન્સ, તો એક્વિટીઝ અમુક વાર 50% વધે, પછી 20% ઘટી જાય, એટલે એક વર્ષ માટે તો વોલેટિલિટી વધારે જ હોય, પણ 3 થી 5 વર્ષમાં રિટર્ન નીકળી આવે છે. प्रीतम देसाई ने हमारे सहयोगी गुजराती चैनल CNBC बाजार से भी बात की, जो हाल में ही लॉन्च हुआ है, और ये टाटा स्काई के चैनल नंबर 896 पर आप देख सकते हैं. माइनिंग और स्टील कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 महीने बाद गोवा में आयरन और माइनिंग पर लगी रोक हटा ली है, लेकिन इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे अब जोड़ रहे हैं। वरुण, सुप्रीम कोर्ट की क्या शर्तें हैं? डेफिनेटली देखिए, काफ़ी सारी कंडीशंस है, काफ़ी सारे राइडर्स हैं जिनके साथ ये माइनिंग बैन को लिफ्ट किया गया। और इसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो माइनिंग का जो कैप होगा उसे 20 मिलियन टन के तक कैप कर दिया गया है, यानी कि यहाँ तक ही लिमिट कर दिया गया है।
इसके पहले जो गोवा के माइनर्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब 40 से 50 मिलियन तक इसे कैप किया जाएगा, लेकिन जो पैनल का गठन किया गया था इस पूरे माइनिंग केस के ओवरव्यू के लिए, उन्होंने यहाँ रिकमेंडेशन दी थी कि 20 से 27 मिलियन तक ही इसे कैप किया जाए और इसके लोअर एंड पे यानी कि 20 मिलियन टन तक इसे अब कैप कर दिया गया है। जैसा भी है, लेकिन एक माइनिंग बैन जो यहाँ पे लिफ्ट किया गया है वो इन कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और भी कुछ काफ़ी सारे राइडर्स हैं जो यहाँ लगाए गए, इसमें से आप अगर एग्जांपल के तौर पे ले तो यहाँ कहा गया है कि जो ई ऑक्शन के जरिए जो आयरन ओर बेचा जाएगा उसका 10% एक स्पेशल फंड में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो गोवा का नेशनल पार्क है उसके 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द तक आप माइनिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे काफ़ी सारे राइडर्स हैं जिनके साथ ये माइनिंग बैन को हटाया गया है। हालांकि एक बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि जो आयरन ओर यहाँ से माइन होगा उसे एक्सपोर्ट करने की भी परमिशन दे दी। मैं आपको बता दूं यहाँ टोटल एक्सपोर्ट बैन लगाया गया था और अगर ये एक्सपोर्ट बैन जारी रहता तो आयरन ओर माइन होने के बावजूद भी इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि इंडियन फर्म्स इस आयरन ओर को यूज़ नहीं कर पाती और एक्सपोर्ट नहीं कर पाने की वजह से ये आयरन ओर ऐसे ही गोवा में पड़ा रहता। तो एक्सपोर्ट बैन का हटाना ये भी एक काफ़ी बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन देखना होगा कि यहाँ माइनिंग एक्टिविटी कब तक शुरू होती है, क्योंकि आपको याद होगा कि कर्नाटका में माइनिंग बैन को हटाया गया था, 30 मिलियन तक उसको कैप किया गया था, लेकिन अब तक वहाँ पूरी तरह से माइनिंग एक्टिविटी शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि काफ़ी सारे क्लियरेंसेस और जो माइनिंग लीज है वो लेना बाकी है। तो गोवा में ये कब तक क्लियरेंसेस मिलते हैं और कब तक माइनिंग लीज मिलती है और कब तक ये माइनिंग एक्टिविटी पूरी तरह से शुरू होती है, इस पर एक खास नजर रखनी होगी। शुक्रिया अरुण। अब सभी प्रोजेक्ट्स को एक तय समय सीमा के अंदर पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल जाएगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट ने पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी की सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया है और ये 1 जुलाई से लागू कर दी जाएगी। लंबी चौड़ी सड़कें बनानी हो या नेशनल हाईवे या फिर पावर प्लांट या स्टील प्लांट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाने हो, अब आपको इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी के लिए सालों इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने प्रोजेक्ट्स की जल्दी मंजूरी के लिए जिस कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट का गठन किया था, उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक खास तरह की डिजिटल ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत कोई भी अपने प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन डाल सकेगा। उसके आवेदन का स्टेटस क्या है और किस अधिकारी के यहाँ से फाइल बढ़ चुकी है, इसकी जानकारी भी ऑनलाइन पता की जा सकेगी। इसके लिए इंडस्ट्री चैम्बर फिक्की, CII और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की भी मदद ली गई है। सूत्रों के मुताबिक तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन मंजूरी की इस व्यवस्था को पर्यावरण मंत्रालय ने भी अपनी मंजूरी दे दी है और CCI अब इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। 1 जुलाई से इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत आवेदन की पहले चरण की स्क्रूटनी 5 दिन के अंदर करनी होगी। आगे की कार्रवाई के लिए प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग 20 दिन के भीतर करनी होगी और इस तरह आवेदन 5 अलग अलग चरणों से गुजरेगा और अंत में फाइल जब मंत्री के पास पहुंचेगी तो मंत्री को 10 दिन से ज्यादा फाइल अपने पास नहीं रखनी होगी। प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है या फिर नामंजूर, इसका फैसला लिए जाने के 5 दिन के अंदर संबंधित कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी। ये प्रक्रिया तय की गई है, उसके मुताबिक किसी भी प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी लेने में अधिक से अधिक 7 महीने का समय लगना चाहिए। ऐसी ही व्यवस्था फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी की गई है। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के तहत प्रोजेक्ट में लेट लतीफी खत्म होगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। सुब्रत रॉय को जेल से निकालने के लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट को दिया एक और प्रस्ताव। और TCS जापानी बाजार में कैसे बना रही है अपनी पकड़ को मजबूत, देखिए इस ब्रेक के बाद। जो कॉर्पोरेट्स बैंक लाइसेंस लेना चाहते हैं और पिछले दौर में उनकी अर्जी मंजूर नहीं हुई, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक लाइसेंस पर बनी नचिकेत मोर कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करने की नहीं सोच रहा है। RBI अलग अलग तरह से बैंक लाइसेंस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की एग्जीक्यूटिव एडिटर लता वेंकटेश से। लता, इस बारे में क्या है पूरा अपडेट? जी, हमारे सूत्रों के अनुसार रिजर्व बैंक हाल ही में डिफरेंशिएटेड लाइसेंसेस पर बहुत विचार कर रही है। ये पहली बार नचिकेत मोर कमेटी के रिपोर्ट में जिक्र हुआ। रिजर्व बैंक में ये विचार है कि
सिर्फ यूनिवर्सल बैंक्स, दैट इज बैंक्स विच गिव ऑल काइंड्स ऑफ लोन्स फ्रॉम कंज्यूमर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होना ज़रूरी नहीं है। ये छोटे छोटे बैंक्स के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। पेमेंट बैंक्स जो सिर्फ 50,000 तक डिपॉजिट्स लेंगे और कार्ड द्वारा पेमेंट्स के लिए सुविधा ओपन करेंगे, ज़्यादातर मोबाइल पेमेंट्स के लिए दूर दूर गाँव तक सुविधा कर सकते हैं। और ये बैंक्स लोन्स नहीं देंगे, ये सिर्फ पेमेंट्स को ईजी कराएंगे। अगर ये मोबाइल कंपनीज को ऐसे लाइसेंसेस मिल गए तो शायद फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रा तेज़ी से बढ़ सकता है। वैसा ही स्मॉल बैंक्स के बारे में भी रिजर्व बैंक सोच रही है कि हर एक बैंक 1000 करोड़ या 500 करोड़ कैपिटल लेके ना आए, सिर्फ 50 करोड़ कैपिटल लेके आए और सिर्फ छोटे शहरों में या लोकल एरिया में एक्टिव हों। रिजर्व बैंक का इसमें कॉरपोरेट्स का क्या रोल है, इस पर भी विचार है। हाल ही में उन्होंने जब भी जलान कमेटी के बाद उन्होंने लाइसेंस दिया, उन्होंने कॉरपोरेट्स को कोई लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन अभी तक कॉरपोरेट्स को न दे ऐसा कोई उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। अभी भी दरवाज़ा तो खुला ही है कॉरपोरेट्स के लिए, लेकिन उन्हें रिजर्व बैंक के टॉप लेवल्स को अभी ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है। कॉरपोरेट्स, बहुत सारे कॉरपोरेट्स बहुत कर्ज ले चुके हैं, उनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रेस्ड है और कॉरपोरेट्स के बहुत सारे NPLs, बैड लोन्स हैं, वो अपने लोन को वापस पे कर नहीं पा रहे हैं बैंक्स को। इसीलिए ऐसे माहौल में, और जहां पर बहुत उन पर इन्वेस्टिगेशन और रेगुलेटरी रूल्स भी जारी है, ऐसे माहौल में वो कॉर्पोरेट बैक्ड बैंक्स को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है, शायद ये पॉलिसी बदलेगा। जी शुक्रिया। जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को बाहर निकालने के लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट को नया प्रस्ताव दिया है। सहारा का कहना है कि वो 20 जून तक सुप्रीम कोर्ट को 10,000 करोड़ तक दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सहारा के नए प्रस्ताव पर फैसला सुरक्षित रखा है। ज्यादा डिटेल के लिए सीधे चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी के पास। नीरज, क्या है ये नया प्रस्ताव? आपको याद होगा थर्सडे को इन्होंने जो है एक प्रपोजल दिया था जिसमें 500 करोड़ रुपए और बढ़ा के आज एक नया प्रस्ताव दिया है, यानी 3,000 करोड़ रुपए ये अगले 4 दिन के अंदर देने के लिए तैयार है। उसके बाद 30 मई तक इनका कहना है कि वो 2,000 करोड़ और देंगे, तो कुल 5,000 करोड़ ये तुरंत देने के लिए तैयार है 30 मई तक। उसके बाद 5,000 करोड़ की ये बैंक गारंटी भी 20 जून तक दे देंगे। तो इस तरह से कुल जो 10,000 करोड़ की रकम है वो अदा करने के लिए तैयार है। ये नया प्रस्ताव उन्होंने आज दिया, लेकिन इसके साथ शर्त ये कि इनके जो अकाउंट्स हैं वो डिफ्रीज किए जाएं और जो प्रॉपर्टीज़ पे इन्होंने रोक लगा रखी उनको डिफ्रीज किया जाए, जिससे ये मोनेटाइज करके इस रकम को जुटा सके। लेकिन ये प्रस्ताव कोर्ट के सामने अभी विचाराधीन है, चल रही इस पर क्या फैसला होगा, क्योंकि सेबी भी इसमें एक पार्टी है जिसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने, तो उसके साथ कंसल्टेशन के बाद ही कोई निर्णय सामने निकल के आएगा। तो ऐसा लगता है कि ये प्रपोजल जिस तरीके से और लिक्विडेटिव बना रहे हैं उससे कुछ थोड़ी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन अभी भी उस टारगेट से काफ़ी पीछे हैं जो कोर्ट इनसे एश्योरेंस चाहता है। तो ये एक मुद्दा है, लेकिन चूंकि अभी भी सुनवाई चल रही, कोर्ट की तरफ से अभी इस पर कोई राय नहीं दी गई है, तो हमें इंतजार करना चाहिए कि उन्हें जमानत मिलती है नहीं मिलती। शुक्रिया नीरज। MCX और फाइनेंशियल टेक के बीच हुए ट्रांजैक्शन की अंतिम स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट PwC ने कमोडिटी रेगुलेटर FMC को सौंप दी है और अब इस रिपोर्ट की जानकारी MCX को उन सभी दावेदारों के साथ बांटनी होगी जो एक्सचेंज में हिस्सा रखना चाहते हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं अपनी संवाददाता अष्टमी चौधरी से। अष्टमी, PwC की रिपोर्ट से क्या MCX पर टैक्स बोझ बढ़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका MCX में हिस्सा खरीदने वालों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कमोडिटी रेगुलेटर FMC ने FTIL और MCX के बीच हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ऑडिट के लिए PwC के फॉरेंसिक टीम को यहाँ नियुक्त किया था, जिसने अपनी जो फाइनल स्पेशल रिपोर्ट है वो FMC को सौंप दी है। इस अगर रिपोर्ट की बात करें तो एक इंटरिम रिपोर्ट सामने आई थी ऑडिट के दौरान, जिसके कुछ हाइलाइट्स थे जो बहुत ही हैरान करने वाले थे। MCX और FTIL के बीच करीब 800 से 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन सामने आया था उनकी ऑडिट के दौरान, और ये भी सामने आया था कि जिस तरह के अप्रूवल किए गए उस अप्रूवल की जानकारी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद
मौजूद नहीं है कंपनी के पास और ना ही इसके लिए किसी भी तरह के बोर्ड की मंजूरी इस पर मिली है। साथ ही MCX की लिस्टिंग से पहले ही डील और कई बड़े एग्रीमेंट यहाँ साइन किए गए जिसकी भी जानकारी बोर्ड के मेंबर्स को नहीं दी गई। इसी को देखते हुए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो अब स्पेशल रिपोर्ट आई है उसमें टैक्स लायबिलिटी बड़े पैमाने पर यहाँ हो सकती है, जिसका सीधा असर उन दावेदारों पर पड़ सकता है जो MCX में हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। हालांकि इस पूरे स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पर ऑडिट कमेटी जो है MCX की वो 23 अप्रैल को चर्चा करेगी और इसी ऑडिट रिपोर्ट पर 26 अप्रैल को MCX की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट 25 अप्रैल को होगा जब FTIL अपने दावेदार की घोषणा करेगा कि आखिर MCX में जो उनकी 24% की हिस्सेदारी है वो कौन खरीदेगा, और जो खरीदेगा उन सारे दावेदारों को इस पूरे टैक्स लायबिलिटी की जानकारी MCX को देनी होगी और टैक्स लायबिलिटी के साथ ही उनको ये हिस्सेदारी खरीदनी होगी। जी शुक्रिया श्रीमी। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS की जापानी बाजार में पकड़ और मजबूत हो गई है। TCS की जापानी सब्सिडरी TCS जापान और जापानी सॉफ्टवेयर कंपनी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के बीच विलय हो गया है। नई कंपनी में TCS की 51% हिस्सेदारी होगी और मित्सुबिशी की 49% हिस्सेदारी। नई कंपनी की जापानी बाजार में कारोबार बढ़कर $60 करोड़ करने का प्लान है। जुलाई 2014 से नई कंपनी कारोबार शुरू कर देगी। करार की घोषणा के बाद कंपनी के CEO N चंद्रशेखरन और CFO राजेश गोपीनाथ से हमारी सहयोगी हर्षिता सावंत ने खास बातचीत की। See, Japan is a very large market and we have said that it's very strategic to us. This deal enables us to grow our current revenues, which is $100 million, and take it to a size of $600 million per annum. And it gives us access to a large number of companies. Mitsubishi Corporation will be a key client, and many other companies across banking, manufacturing, high-tech, retail, and travel sectors will be added to our client portfolio. और प्रवीण तोगड़िया और गिरिराज सिंह के भड़काऊ बोल से बीजेपी पर बना दबाव। जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट देने के बाद कैप्टन अमरिंदर पर गुस्सा। देखिए आज की सारी बड़ी राजनीतिक खबरें इस ब्रेक के बाद। और अब वक्त है देश की कुछ बड़ी राजनीतिक खबरों का। विश्व हिंदू परिषद नेता प्रवीण तोगड़िया के अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों को उकसाने के मसले पर हंगामा खड़ा हो गया है। मुस्लिम मौलानाओं ने तोगड़िया की गिरफ्तारी की मांग की है तो कांग्रेस ने उन्हें दिमागी तौर पर बीमार करार दिया है। प्रवीण तोगड़िया को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया का तो इलाज होना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ तो है ही, राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ तो है ही, लेकिन इस देश का क्या भविष्य होगा? इधर मोदी विरोधियों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग के आदेश के बाद गिरिराज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। यही नहीं, आयोग के आदेश के बाद मंच पर मौजूद दूसरे नेताओं पर भी FIR दर्ज की गई है। बता दें कि उस वक्त गिरिराज सिंह के साथ मंच पर नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इधर गिरिराज अब भी अपने बयान पर कायम है। बिल्कुल नहीं बांटने वाला बयान है। जो पाकिस्तान परस्त हो, जो आतंकवादी परस्त हो, वो बांटने वाला बयान है कि उसे तो देशद्रोह पर उस पर मुकदमा चलनी चाहिए। जो है ऐसे व्यक्ति, हमने किसी का नाम लेके नहीं कहा है, हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। अगर किसी को लगे कि मैं पाकिस्तान परस्त हूं तो उनको मिर्ची लगेगा। चुनाव जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ा है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी के PM उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपी के हरदोई में रैली के दौरान कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो राजनीति से अपराधीकरण खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सभी अपराधियों को राजनीति से दूर करेंगे और उन्हें जेल में डालेंगे। इस पर कांग्रेस ने जवाबी वार किया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि मोदी के करीबी और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री फर्जी मुठभेड़ के 3 मामलों में आरोपी है। मोदी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है
किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने आज जीते हैं, जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ। He is an accused in 3 murders and he is leading the campaign of the BJP in Uttar Pradesh. और नरेंद्र मोदी कहते हैं हरदोई में कि कोई भी क्रिमिनल हो तो उसको हम पार्लियामेंट में नहीं आने देंगे, चाहे वो एनडीए के हो चाहे वो बीजेपी हो। और सबसे ज्यादा प्रत्याशी क्रिमिनल्स बीजेपी के हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी टोपी नहीं पहनने को लेकर भले ही आलोचकों के निशाने पर हैं, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने मोदी की टोपी न पहनने का बचाव किया है। मदनी ने कहा कि किसी को भी जबरदस्ती धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मदनी ने यह भी कहा कि कई राजनेता धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल कर लोगों को भूल जाते हैं। बात ऐसी है कि आप मुझसे कहें कि तुम्हें तिलक लगाना पड़ेगा, तो मुझे ये मंजूर नहीं है किसी कीमत पर। हुआ ये है कि लीडरों ने अलामती चीजें, सिंबॉलिक चीजें ग्रहण कर ली, इख्तियार कर ली, और उसके बाद फिर जब काम का वक्त आया तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो हम इसके पहले से विरोधी हैं कि ये सिंबॉलिक चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। तो न मैं अपने लिए पसंद करूं न किसी और के लिए। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। राहुल ने बोला कि बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर नहीं है। Opposition talks about corruption, but I looked carefully at their manifesto, and nowhere in the manifesto do they answer the question as to how they are going to fight corruption. दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर अकाली दल समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों 1984 से दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दिए जाने से जुड़े बयान का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान में जगदीश टाइटलर को सिख दंगों के मामले में क्लीन चिट दी थी। अकाली समर्थक उनके इस बयान से नाराज हैं और इसी के खिलाफ कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद अमरिंदर सिंह ने सफाई दी कि उन्होंने जगदीश टाइटलर को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। I have not given clean chit to Tytler. What I have said is in the 4 days after the massacre of the killing of Mrs. Gandhi, I have attended all the camps in Delhi. I was there for 4 days. I have heard everyone's name, but I have not heard Tytler's. जो अकाली कहते हैं वहाँ भी और यहाँ इशू कोई है नहीं, अब इशू भी बनाना चाहते हैं, पर मेरा स्टैंड इज नॉट चेंज्ड। आई हैव सेड व्हाट आई हैव सेड। मोदी ने कहा कि सरकार के कामकाज का हिसाब 100 दिन में बदले 5 साल में होना चाहिए, क्योंकि सरकार चलाना एक गंभीर काम है और हर फैसले को गंभीरता से लेना पड़ता है। ये बात उन्होंने देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। उन्होंने खास बातचीत की आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ। आप कुछ ऐसा करने वाले थे, हमने चर्चा सुनी थी कि जब आएंगे तो एक 100 दिनों का, शुरुआती 100 दिनों का एक कोई एजेंडा सामने रखेंगे, ताकि इसीलिए पूरे सिस्टम को आप टाइम बाउंड गवर्नेंस के मोड में फंसा सकें। ये बाय एंड लार्ज जो शॉर्टकट वाले राजनीति है ना, उसका हिस्सा है। और गर्मा गर्म न्यूज ट्रेडर्स जो है उनका काम है। सरकार चलाना इट्स अ सीरियस बिजनेस। गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। कोई मीडिया पब्लिसिटी वाले इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद ही लोगों को इवोल्यूशन करने का मौका देना चाहिए। हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, 100 दिन ऐसे हिसाब किताब नहीं होते हैं। इतना बड़ा देश है।
और मोदी के आर्थिक विजन में कितना है दम, कॉर्पोरेट्स और बाजार को मोदी की आर्थिक नीतियों से कितनी आशाएं हैं, इसी पर देखना ना भूलिए हमारा खास शो मोदी का इकोनॉमिक एजेंडा आपसे कुछ ही देर बाद। आज पहली बार नरेंद्र मोदी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई में एक साथ मंच पर दिखाई दिए। पहली बार है जब मोदी और उद्धव साथ में दिखे। इससे पहले एमएनएस के दबाव में बीजेपी शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा था। आज मोदी ने कल्याण में पहली बार रैली की थी, जहां ये दोनों एक साथ मंच पर बैठे। जाहिर है 24 अप्रैल को मुंबई थाने कल्याण में वोटिंग होगी। चर्चा में कैसे रहा जाता है कि कोई आम आदमी पार्टी से सीखे। आज मुंबई के लोग जब ऑफिस जाने के लिए घर से निकले तो सड़कों का नजारा देखकर चकित रह गए। कई जाने माने फिल्मी और टीवी सितारे आम आदमी पार्टी के पोस्टर लिए सड़कों पर खड़े थे। इन सितारों में तेजस्विनी कोल्हापुरे, विद्या मालवड़े और रणवीर शौरी जैसे जाने माने नाम शामिल थे। ये सभी लोग आम आदमी पार्टी के लिए वोट देने की अपील कर रहे थे। ये फिल्मी सितारे मुंबई के सबसे व्यस्त ट्रैफिक जुहू सिग्नल से लेकर बैंड्रा तक खड़े थे। मुंबई में 24 अप्रैल को वोटिंग है। उसके पहले आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार का ये तरीका लोगों के लिए किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं था। और क्रिस्टल के मुताबिक इकोनॉमी के अच्छे दिन जल्दी आने वाले हैं। और चुनावों का फायदा टेलीकॉम कंपनियों को कैसे मिल रहा है, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल ने अगले 5 साल के लिए देश की अच्छी आर्थिक तस्वीर पेश की है। उसका मानना है कि चुनाव के बाद अगर स्थिर सरकार बनती है तो देश की औसत विकास दर 6.5% रह सकती है। क्रिस्टल की दलील है कि अगर केंद्र में मजबूत सरकार बनती है तो इससे सेंटीमेंट में सुधार होगा और नीतिगत फैसले लेने में देरी नहीं होगी और इस वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हालांकि क्रिस्टल ये भी कह रहा है कि अगर स्थिर सरकार नहीं आई तो ग्रोथ 5% से भी नीचे खिसक सकती है। पिछले 2 साल में जो बिलो 5% ग्रोथ है वो बढ़ के 6-6.5% के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये पॉलिसी एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट के कारण ही आएगा। अगर पॉलिसी एनवायरनमेंट इम्प्रूव नहीं होता है और एक डिसाइसिव मैंडेट नहीं मिलता है तो हम देखेंगे कि ग्रोथ जो है 5% के नीचे ही रहेगी अगले कुछ साल। चुनाव के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ने से टेलीकॉम कंपनियों की कमाई बढ़नी तय है, लेकिन इससे भी ज्यादा हाल में की गई मोबाइल डिस्काउंट में कटौती कंपनियों की कमाई बढ़ा सकती है। इसके चलते टेलीकॉम कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया समेत देश की टॉप टेलीकॉम कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव और मोबाइल डिस्काउंट में कटौती का असर कंपनियों की कमाई पर जरूर देखने को मिलेगा। मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ने से जहां कंपनी की कमाई बेहतर हुई है, वहीं उनका प्रॉफिट बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है। January to March, I would say we are seeing a lot of growth in terms of data, as well as the voice discounts have been reduced in terms of promotions in the market. So at least I expect for most of the telco companies, we should see from a year-on-year perspective, if I compare with the previous year Q4, this year should be better, both in terms of revenue, also in terms of bottom line, it should be better. पिछले दिनों जब टेलीकॉम कंपनियों ने डिस्काउंट कम किए हैं, उनका रेवेन्यू पर मिनट बेहतर हुए हैं और रेवेन्यू पर मिनट के आधार पर ही कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी तय होती है। जानकारों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में भी टेलीकॉम कंपनियां बचे डिस्काउंट में कटौती कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के टेलीकॉम लाइसेंस रद्द करने के बाद से टेलीकॉम कंपनियां धीरे धीरे डिस्काउंट कम कर रही हैं। मार्केट में अब जब कम प्लेयर रहने की वजह से कंपनियों के पास प्राइसिंग पावर भी आ गई है। यही वजह है कि घटते प्रॉफिट का ट्रेंड थम गया है। टेलीकॉम कंपनीज जो बड़ी वाली हैं, भारती, वोडाफोन, आरकॉम, आइडिया, इनको रेवेन्यू अपलिफ्ट मिलेगा और अगर जो छोटी वाली कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज जो लो एंड कस्टमर है उनके लिए उनके पास मूव कर सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा मूव है फ्रॉम अ रेवेन्यू पर्सपेक्टिव एज वेल एज मार्जिनल फ्लिंच प्लेयर्स के लिए। इस तिमाही में टॉप टेलीकॉम कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ने की पूरी उम्मीद है, लेकिन आगे चलकर स्पेक्ट्रम नीलामी में दी गई कीमत का असर उनके प्रॉफिट पर नजर आ सकता है। वहीं रिलायंस जियो के आने के बाद मोबाइल टैरिफ में हो रही बढ़ोतरी का ट्रेंड भी बदल सकता है। अंजुल तोमर, दिल्ली।
रिलायंस जियो ने अपनी सेवा को बेहतर बनाने के लिए एटीसी इंडिया के साथ करार किया है। रिलायंस जियो इस करार के बाद एटीसी इंडिया के 11,000 टेलीकॉम टावर्स का इस्तेमाल कर पाएगी। रिलायंस जियो इससे पहले भी पूरे भारत में अपनी पहुंच बनाने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल और वाईओम नेटवर्क्स से भी ऐसा समझौता कर चुकी है। रिलायंस जियो भारत में पहली बार 4G सर्विस लेकर आने वाली है। L&T म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया है। L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड नाम के इस फंड में 2 साल का लॉक इन रहेगा। इसके बाद ये फंड ओपन एंडेड हो जाएगा। कंपनी फंड का पैसा 4,500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली एग्रो प्रोडक्ट्स, डिजिटल ई कॉमर्स, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, मीडिया डिजिटाइजेशन जैसे उभरते कारोबार वाली कंपनियों में लगाएगी। कंपनी के मुताबिक स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी निवेशकों के लिए मौके हैं। फंड 22 अप्रैल को खुलकर 6 मई को बंद होगा। निवेशक इस फंड में कम से कम 5,000 निवेशक कर शुरुआत कर सकते हैं। थीम्स हर मार्केट साइकिल के हिसाब से चेंज होंगे। इस वक्त हमको फार्म प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, डिजिटल एंड ई कॉमर्स एरिया, ऑटो कंपोनेंट्स और मीडिया डिजिटाइजेशन में काफ़ी अच्छे स्टॉक पिक्स दिख रहे हैं। मगर ये आज की बात है, ओवर टाइम ये थीम्स चेंज हो सकते हैं और हमने देखा है कि इन थीम्स में जो कंपनीज हैं वह अभी भी अंडरवैल्यूड हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करके हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और होटल लीला बेचेगी अपने चेन्नई और दिल्ली की प्रॉपर्टी। और बेमौसम बारिश ने गुजरात में ढाया कहर। देखिए ताजा अपडेट इस ब्रेक के बाद। नेटको फार्मा के शेयर आज 1 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए। तेजी की वजह है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से नेटको के लिए राहत की खबर। अमेरिकी बाजार में नेटको और माइलिन के लिए जेनेरिक दवा कोपेक्सन उतारने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले लोअर कोर्ट ने भी नेटको के पक्ष में फैसला सुनाया था। टेवा ने इस फैसले पर रोक लगाने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। कर्ज के बोझ को कम करने के लिए होटल लीला ने अपने दिल्ली और चेन्नई प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला लिया है। सौदे के लिए अबू धाबी, कतर, मलेशिया के वेल्थ फंड्स के साथ बातचीत जारी है। सौदे से होटल लीला को 1,800 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस कवर का असर होटल लीला के शेयर पर भी देखने को मिला, जो आज 6 महीने की ऊंचाई पर 21 रुपए 75 पैसे तक पहुंच गया। चुनाव खत्म होने में अभी देर है, लेकिन रियल्टी सेक्टर के अच्छे दिन अभी से ही लौट आए हैं। साल भर में इस सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड रेज हुआ है, यानी बिल्डरों के लिए लिक्विडिटी की समस्या बहुत हद तक सुलझ गई है। लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि घरों की कीमत बढ़ने वाली है। इस साल घर खरीदने का इरादा है तो अभी खरीद लीजिए। जो जानकार पहले बता रहे थे कि कीमतें स्थिर रहेंगी, वही अब मानते हैं कि चुनाव के बाद कीमतों में तेजी लौटेगी। वजह है कि रियल्टी में निवेश के लिए कुछ 20,000 करोड़ रुपए मार्केट में तैयार पड़ा है और इसका बड़ा हिस्सा डेवलपर के पुराने कर्ज को चुकाने में लगाया जाएगा। यानी शॉर्ट टर्म में तो डेवलपरों पर बिक्री बढ़ाने का कोई दबाव नहीं है, इसीलिए मार्केट में भी ऑफर्स अब घटते नजर आएंगे। जनरली जो होल्डिंग पावर होती है वो बड़े डेवलपर्स में ज़्यादा होती है, मध्य से छोटे वर्ग के डेवलपर्स में कम होती है। पर क्योंकि अब ये जो कैपिटल पेनिट्रेशन है वो छोटे और मध्यम वर्ग के डेवलपर्स को भी पहुंच रहा है, इसके लिए जनरली एक मार्केट की होल्डिंग कैपेसिटी अब बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से डेफिनेटली इम्पैक्ट इसका प्राइसिंग पे आएगा। पिछले साल भर में भारत के रियल्टी मार्केट में पैसा लगाने के लिए विदेश से 16,000 करोड़ रुपए उठाए गए हैं। देसी निवेशकों ने भी रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। आने वाले महीनों में भारत की 3 बड़े म्यूचुअल फंड कंपनियां खास रियल एस्टेट के लिए फंड लॉन्च करेंगी। उधर स्टॉक मार्केट में आई तेजी और सैलरीज में हुई बढ़ोतरी से छोटे निवेशक और खरीदार भी प्रॉपर्टी में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। इन्वेस्टर कम्युनिटी का कुछ हद तक कॉन्फिडेंस रियल्टी क्षेत्र में फिर से आ रहा है और देखते हुए ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे भी प्रोजेक्ट आने वाले समय में लॉन्च हो सकते हैं। फंडिंग की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट टाइम है खरीदने का और हो सकता है थोड़ी सी रियल एस्टेट अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे। तो इसका ग्राहक पर क्या होगा असर? जानकार बताते हैं कि सबसे पहले
डेवलपर मौजूदा प्रोजेक्ट में फ्लोर राइट्स, प्रेफरेंशियल लोकेशन, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन या पार्किंग जैसे चीजों पर मिल रहे ऑफर घटाएंगे, यानी खरीदार के लिए बोझ सीधे सीधे 10 से 15% बढ़ेगा। हालांकि उनका मानना है कि प्री लॉन्च पर ऑफर्स कुछ और महीनों तक मिलता रहेगा। कविता कृष्णन, मुंबई। प्रॉपर्टी पोर्टल इंडिया होम्स में वेंचर कैपिटल कंपनी NEA यानी न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स ने 150 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हेलियन वेंचर्स और फाउंडेशन कैपिटल ने भी इस फंडिंग में हिस्सा लिया है। प्रॉपर्टी पोर्टल्स के धंधे में ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। निवेश के बाद NEA को इंडिया होम्स के बोर्ड में एक सीट मिलेगी। इंडिया होम्स इस पूंजी के इस्तेमाल से अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेगी। फिलहाल कंपनी का 4 शहरों में बिजनेस है, अब इसे बढ़ाकर 50 शहरों में करने की योजना है। हमारे जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, जहां हम 4 लोकेशन से 50 सिटीज़ में जा रहे हैं और काफ़ी कुछ मार्केट्स हम ऐड कर रहे हैं और सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हमारे नेशनल एक्सपेंशन, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे नई सर्विसेज, जहां हम कस्टमर्स के लिए सेलिंग सर्विसेज, रेंटल सर्विसेज और लोन सर्विसेज ऐड करने जा रहे हैं, इन सब एरियाज़ में ये इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज होगी। इस साल बारिश का मिजाज बिगड़ गया है। उत्तर और मध्य भारत के बाद अब बेमौसम बारिश ने गुजरात को अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ अचानक हुई बारिश से 11 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में आम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। अचानक आई इस बारिश के बाद राज्य सरकार नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। राज्य के वित्त मंत्री नितिन पटेल से बात की हमारे संवाददाता मनीष देसाई ने। हमने हमारे कृषि विभाग को अभी ही सूचना दी है कि 2 दिन में पूरे गुजरात में ये साइक्लोन से पाक को, खेतीबाड़ी को और खास करके बागायत को कितना नुकसान हुआ है, वो 2 दिन में पूरा रिपोर्ट सरकार में रजू करे और उसके बाद उसकी देख के उसमें क्या क्या मदद किसानों को हम कर सकते हैं वो तय होगा। इससे पहले पिछले हफ्ते देश के कई इलाकों में बारिश से कटने को तैयार रबी फसल पर बेहद बुरा असर पड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान हुआ। थ्रेशिंग के लिए रखी गई गेहूं की फसल की क्वालिटी खराब होने की भी आशंका है। FCI ने कई खरीद केंद्रों और मंडियों में खुले हुए पड़े गेहूं का स्टॉक भी बारिश में भीग गया है। और क्या है खास नए HTC One M8 में, देखेंगे आगे। साथ में हमारी खास पेशकश ब्रेकिंग न्यूज में देखिए प्रधानमंत्री पर कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। इस ब्रेक के बाद वाणिज्य सचिव राजीव खेर ने सोने के इंपोर्ट पर लगी पाबंदियों को हटाने की वकालत की है। उनके मुताबिक सोने के इंपोर्ट पर लगी रोक लंबी अवधि तक नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि सरकार ने करंट अकाउंट घाटे को कम करने के लिए बेशक सोने की इंपोर्ट ड्यूटी को 3 गुना तक बढ़ा दिया, लेकिन ये पॉलिसी लंबी अवधि में कारगर साबित नहीं होगी। हम बता दें कि सरकार ने पिछले साल अगस्त में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दी थी। साथ ही कुल सोने के इंपोर्ट का 20% एक्सपोर्ट करने की भी शर्त रखी गई थी। इसी वजह से सोने के इंपोर्ट और CAD दोनों में गिरावट दर्ज की गई थी। क्रॉस इन एडवांस अब आपको सस्ती मिलेगी। महाराष्ट्र FTA और NPPA की कार्रवाई के बाद GSK ने क्रॉस इन एडवांस के दाम घटा दिए हैं। क्रॉस इन एडवांस का 15 टैबलेट का पैकेट अब 14 रुपए 80 पैसे में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 30 रुपए थी। महाराष्ट्र FTA ने ज्यादा दाम लेने पर कंपनी पर कार्रवाई की थी और क्रॉस इन एडवांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। NPPA के नियम के मुताबिक 1 टैबलेट पैरासिटामोल की कीमत 94 पैसे होनी चाहिए। लेकिन दाम घटने से GSK की मुश्किल नहीं घटेगी, क्योंकि महाराष्ट्र FDA के मुताबिक GSK की कालपोल और बच्चों की दवाई क्रोसिन ड्रॉप्स की कीमत भी अधिक वसूल रहा है। DPCO के नियमों के मुताबिक क्रोसिन ड्रॉप्स 15 ml बॉटल की कीमत 4 रुपए 80 पैसे होनी चाहिए, लेकिन कंपनी इसके लिए 30 रुपए से भी ज्यादा वसूल रही है। GSK के मुताबिक ये दोनों दवाई शेड्यूल्ड ड्रग नहीं है, इसलिए DPCO का ऑर्डर इस पर लागू नहीं होता है। मशहूर ताइवानीज कंपनी HTC ने आज अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन बाजार में उतार दिया। क्या है इस फोन में खास, आइए देखते हैं। एप्पल आईफोन 5S और सैमसंग गैलेक्सी S5 से टक्कर लेने के लिए HTC ने बाजार में आज अपना फ्लैगशिप डिवाइस HTC One M8 लॉन्च कर दिया। इस फोन की कीमत होगी 49,990 रुपए, जो सैमसंग गैलेक्सी S5 के 51,500 से सस्ती ही है। फीचर्स के मामले में HTC One M8 ऑन पेपर काफी तगड़ा लगता है। इसमें 5 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है और ये फोन स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर पर चलता है।
लुक एंड फील के मामले में HTC One M8 काफी स्टाइलिश दिखता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो काफी इनोवेटिव माना जा रहा है। Android Jelly Bean ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसमें HTC Sense 6 यूजर इंटरफेस दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो HTC One M8 में 16 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 128 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। HTC One M8 7 मई से बाजार में बिकना शुरू हो जाएगा। मनमोहन सिंह की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आजकल हर कोई उन पर किताबें लिख रहा है। आइए आपको भी बताते हैं PMG पर लिखी गई कुछ क्रांतिकारी किताबों के बारे में हमारी खास पेशकश ब्रेकिंग न्यूज पे। चलिए अब बात करते हैं मन्नू जी पर जल्द ही बाजार में आने वाली कुछ किताबों की, जो हमारे हिसाब से बाजार में तहलका मचा सकती हैं। सबसे पहले देखिए अहमद पटेल की वन नाइट एट ए कॉल सेंटर, जिसमें वो बताने वाले हैं कि 7 रेस कोर्स और 10 जनपद के बीच कैसे कॉलिंग खेला जाता है। इंटरेस्टिंग ना, है ना? एक और इंटरेस्टिंग और क्रांतिकारी किताब आने वाली है कपिल सिब्बल जी की हेरी सिब्बल एंड जीरो लॉस थ्योरी, जिसमें कई घोटालों के सच पर से पर्दा उठेगा। मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ने वालों के लिए एक मस्ट रीड। इसके साथ ही बाजार में आएगा चंपक का ये स्पेशल एडिशन। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं, आप जानते ही हैं। बस जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी के बारे में ज्ञान नहीं होगा, ये पक्का है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मन्नू जी की ऑटोबायोग्राफी साइलेंस ऑफ द लैम्स। ये सारी किताबें आप fakedeal.com पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो कीजिए। सोशली एक्टिव होना चाहिए, चुप बैठने से साइलेंस ऑफ द लैम्स हो जाता है। अब जाइए, फिर मिलते हैं चलते चलते। जाओ ना। और आवाज 9 में फिलहाल इतना है। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।